अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। जी जनाब, कैसे हैं? सर ठीक ठाक। हाँ, अल्लाह का शुक्र है सर, ठीक है। तो हमने है थोड़ी सी कैलकुलेशंस जी। तो पहले आपने रेगुलर सेमेस्टर में क्या क्या किया कैलकुलेशंस में? याद है कुछ? याद है? तो कैलकुलेशंस में बिल्कुल जो है वो लाइट सी कैलकुलेशंस रखी है मैंने, बिल्कुल हल्की सी। सिर्फ 1 से 2 कैलकुलेशंस है, एक आज कर देंगे और एक जो है वो कल के सेशंस में कर देंगे, और बाकी जो सेशंस हमारे बचेंगे उसमें चीज़ों को रिवाइज कर देंगे। ठीक है जी। जी, तो हमारे पास ये स्क्रीन पे कुछ नंबर्स हैं। एक हमारे पास वेट ऑफ ड्रग है और एक हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। कितने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में कितनी ड्रग जो है वो मौजूद है। तो डिफरेंट सेट में हमारे पास 1 ml में 15 मिलीग्राम है, 2 ml में 30 मिलीग्राम है और 3 ml में 45 मिलीग्राम है, और उसी तरह से ये सीक्वेंस इसकी जो है वो करती है। दूसरी जगह इसी नंबर्स में हमारे पास एक और सिचुएशन है जहाँ पर एक व्हीकल का एक सर्टेन डिस्टेंस कवर करने के लिए जितना वो टाइम ले रही है व्हीकल, वो व्हीकल उसके माइल्स के अगेंस्ट जो है वो मौजूद है। राइट। तो दोनों केसेस में हमारे पास डिजिट्स एक ही तरह के हैं, एक ही तरह के नंबर्स हैं दोनों सेट्स में। ठीक है। तो अब अगर हम इनको सपोज कर रहे हैं कि ये हमारे पास एक सेट है, इस एक सेट में इसमें एक में हमारे पास 2 नंबर है सेट के, एक ये सेट है ये वाला और एक ये सेट है। ठीक है, सेट ए एंड सेट बी, इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास 2 सेट है नंबर्स के, सेट ए एंड सेट बी। राइट। तो इस सेट को अगर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हम ये देख सकते हैं कि इन सेट ऑफ नंबर्स में एक स्पेसिफिक रिलेशनशिप जो है वो एग्जिस्ट करता है। वो रिलेशनशिप क्या है कि किसी सर्टेन नंबर से कोई नंबर मल्टीप्लाई होके और दूसरे सेट के नंबर्स जो है वो बनते जा रहे हैं। राइट। फॉर एग्जाम्पल, सेट ए के जो भी नंबर हैं वो सेट बी से 15 टाइम्स ज़्यादा है। सेट ए का जो भी नंबर है वो सेट बी का 15 टाइम्स ज़्यादा है। 15 वो नंबर है 15 जिसको कि हम सेट बी के नंबर से मल्टीप्लाई करके और सेट ए के नंबर हमारे पास आ रहे हैं, जैसे 15 1 30, एंड सॉरी 15 1 15, 15 2 30, 15 3 45, 15 4 60, 15 5 75, 15 16 90। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये सेट कंटिन्यूस रहे कितने भी मज़ीद नंबर्स तक, तो हम इस रिलेशनशिप की मदद से फाइंड आउट कर सकते हैं कि किसी सर्टेन स्टेप पे जाके सेट बी के अगर कोई गिवन नंबर हमें पता है तो उसके अगेंस्ट सेट ए का नंबर क्या आएगा। राइट। लेट्स से कि अगर हम यहाँ पहुँच गए 10 पे, तो हमें अब यहाँ पता चल सकता है कि ये सेट 10 मल्टीप्लाई होगा 15 से, और यहाँ जो हमारे पास सेट बी ए का नंबर आएगा वो होगा 150। ठीक है। सो जो हमने इसमें ऑब्जर्व किया कि सेट
तो जो हमारे पास डिफरेंट सेट्स हैं, सेट ए एंड सेट बी, उसमें एक रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है दो सेट्स में। सेट ए का ईच नंबर 15 टाइम्स करेस्पॉन्ड करता है विद द नंबर इन सेट बी। राइट जी। जब किसी एक सेट के नंबर को किसी दूसरे सेट के नंबर से मल्टीप्लाई करके, किसी फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई करके हम किसी दूसरे सेट के नंबर्स हासिल कर सकते हैं, तो इस तरह के नंबर्स को हम कहते हैं प्रोपोर्शनल। ठीक है जी। तो इस तरह के जो नंबर्स हमारे पास होते हैं जहाँ पर कि एक रिलेशनशिप इस तरह का मौजूद होता है, इस तरह के रिलेशनशिप वाले नंबर्स को हम कहते हैं प्रोपोर्शनल नंबर्स। प्रोपोर्शनल नंबर्स। अब जैसे एक सेट हमारे पास था, ये आपने देखा, राइट, जिसमें आपने देखा कि सेट बी के नंबर से सेट ए के नंबर्स 15 टाइम्स करेस्पॉन्ड करते हैं, राइट। तमाम नंबर्स में ये रिलेशनशिप मौजूद है दो सेट के दरमियान। इसको जरा देखें, इसमें इस तरह का रिलेशनशिप है मौजूद इन नंबर्स को देखें। एंड दिस इज ए एंड दिस इज बी। जी फारूक, बताओ बेटा, कोई रिलेशनशिप नजर आ रहा है इसमें? फारूक। हाँ नहीं सर, यहाँ तो रिलेशन नजर नहीं आ रहा। ठीक है। इस तरह से कि सेट ए में जो 3 है वो सेट बी के 1 से 3 टाइम्स करेस्पॉन्ड करता है, लेकिन यहाँ पर ये करेस्पॉन्डेंस हमारे पास नहीं है। इसी तरह से ये इस वाले नंबर्स पे भी नहीं है। ओके, चलें इसमें बताइए जी, इस वाले में सेकंड स्टेट में। No, sir. No corresponding. श्योर? बात दोबारा देखो बेटा। जी आशिफ, आशिफ इसके बारे में क्या ख्याल है? जी सर। जी इसमें है कोई रिलेशनशिप नजर आ रहा है इसमें? जी जी सर, रिलेशन जो नजर आ रहा है 3 डबल है, मतलब सेट बी जो है वो डबल है सेट ए का। सेट ए डबल है सेट बी का। जी ठीक है ना, यानी कि 2 नंबर, 2 वो डिजिट है जिससे कि ये जी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है ना, ये भी 2 से जी जी मल्टीप्लाई सर। होगा, ये भी 2 से मल्टीप्लाई होगा। या दूसरे टर्म्स में हम ये कह सकते हैं कि जो सेट ए है वो ट्वाइस है सेट बी। जी सर। चलो जी, इस वाले में सर सेम नहीं सर। सर इसमें दो तो सेम है, बाकी थर्ड वाला जो सेट आ रहा है वो सेम नहीं आ रहा, उसमें रिलेशनशिप सही नहीं हो रहा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रोपोर्शनल नंबर्स नहीं है। जी सर। चलो ये देखिए इबादुल्लाह, सर सब में 10 प्लस हो रहा है। जी राफे, जोर से बोलिए, कौन बोल रहा 10 प्लस हो रहा है, सब में 10 प्लस हो रहा है। है? 10 प्लस हो रहा है। ए में 10 प्लस हो रहा है। अच्छा जी। यस सर है। अच्छा जी, ये जो जिसका नाम आर सीरीज है उसके बाद 2 से 3 मिनट है कि अपना नाम सही यहाँ पे रख ले, तो एकदम मैं बेटा आपको रिमूव कर दूँ। ठीक है जी। और आपको जो अटेंडेंस की परेशानी है, आपको अटेंडेंस का फायदा क्या होगा?
आप ये बताइए कि आप हमदर्द यूनिवर्सिटी में आर सीरीज के नाम से आप रजिस्टर्ड हैं क्या? या आपको अटेंडेंस आर सीरीज के नाम से मिलेगी? मैं पिछले 2 सेशन में भी आपसे ये बात कह चुका हूँ। अच्छा जी, तो क्या बात हुई थी? राइट जी, तो 5 3 द 15 और यहाँ पे कोई रिलेशनशिप इसमें नहीं है। ठीक जी, जो यहाँ पर मौजूद है वो सेट में नहीं है और यहाँ पे भी नहीं। ओके जी, तो लास्ट वन ये वाला जी, इसमें देखें। जी विदा सिंह, आप बताओ बेटा। सर मैं बताऊं? आप बता दें। सर इसमें जी 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 विदा, आप कंटिन्यू करो। सर इसमें तो नहीं लगा। इसमें नहीं लगा, चलो ठीक सर है। मैं बताऊं? जी अरमान भाई। सर इसमें पहला रिलेशन है 16 1 से 16, 16 5 से 80, लेकिन बाकी जो दो हैं वो नहीं होंगे। अच्छा, वो क्यों? 16 5 द 80 हो गया तो 17 5 द 85 तो वैसे भी हो गया। अगर 16 5 द 80 है तो 17 5 द 85 हो जाएगा ना, और यस सर, 21 5 ये द भी 105 हो जाएगा। तो यूं भी हो सकता है सर। भाई तो तीनों में रिलेशनशिप तो मौजूद है ना। सेट बी का जो यस सर। नंबर है वो 5 टाइम्स है सेट ए का, जी सर। ऐसा ही है ना। हो रहा 85 भी 5 टाइम्स है 17 से, और 105 है 5 टाइम 21 से। इसी तरह से 80 जो है वो 5 टाइम है 16 से। तो है सर, तीनों में फिर रिलेशन तो है। तो ये भी हमारे पास हो गया, ये वाला प्रोपोर्शनल नंबर हो गया हमारे पास। ठीक है जी। अब आइए, अब हमने प्रोपोर्शनल नंबर्स देख लिए, अब हम ये कहते हैं कि इन प्रोपोर्शनल नंबर्स के दरमियान जो रिलेटिव मैग्नीट्यूड मौजूद है, जो हमने यहाँ पर देखा कि कुछ नंबर्स में है कुछ नंबर्स में नहीं है, राइट जी, जो हमने यहाँ नंबर्स में भी देखा और ये जो रिलेटिव मैग्नीट्यूड है दो क्वांटिटीज के दरमियान, दिस इज कॉल्ड देयर रेशियो। दो क्वांटिटीज के दरमियान जो हमने रिलेटिव मैग्नीट्यूड अभी तक देखा, कुछ जगह पर मौजूद था कुछ जगह पर मौजूद नहीं था, इस रिलेटिव मैग्नीट्यूड को हम कहते हैं रेशियो। अगर ये रेशियो कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब कि नंबर्स प्रोपोर्शनल है, और अगर रेशियो कंटिन्यू नहीं है, एक जैसा नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है, तो नंबर्स नॉन प्रोपोर्शनल। यानी कि जो मैग्नीट्यूड एग्जिस्ट करता है, जैसे इसको हमने कहा कि ये प्रोपोर्शनल नहीं है, लेकिन इन दो क्वांटिटीज के दरमियान एक मैग्नीट्यूड एग्जिस्ट करता है 3 टाइम्स का। सेट ए की जो वैल्यू है 3, वो 3 टाइम्स है 1 से, सेट बी वाली से। इसी तरह से ये जो 8 है ये 2 से अप्रोक्सीमेटली कोई 2.7 टाइम्स के करीब जो है वो ज़्यादा है, राइट। मैग्नीट्यूड एग्जिस्ट करता है। इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है ये रेशियो है, इसका मैग्नीट्यूड भी इसका रेशियो है, इसका मैग्नीट्यूड भी इसका रेशियो है। अगर इसमें कंटिन्यूटी है तो ये नंबर्स प्रोपोर्शनल है, और अगर नहीं है तो वो नॉन प्रोपोर्शनल नंबर्स है। तो ये जो मैग्नीट्यूड है इसको हम कहते हैं नंबर्स का रेशियो, और इस रेशियो को जो लिखने का तरीका होता है वो 15/1 भी हम लिख सकते हैं, या 15:1, 15:1, राइट। दो तरीकों से हम इसे मेंशन कर सकते हैं। अब ये जो रेशियो है, जो प्रोपोर्शनल नंबर्स हैं, इन प्रोपोर्शनल नंबर्स में जितने भी नंबर्स मौजूद हैं उनके दरमियान रिलेटिव मैग्नीट्यूड यही वाला एग्जिस्ट करता है, कोई दूसरा एग्जिस्ट नहीं करता, राइट।
यानी कि अगर हम इस 30:2 की बात करें तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 15:1 ही है। इसी तरह से अगर हम 45:3 को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये एक्चुअली 15:1 ही है, राइट। जैसे 3:1 हो जाएगा और ये 15 से मल्टीप्लाई होगा। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 15:1 होगा। इसी तरह से ये भी जो 90:6 है, इसको जब सिंप्लीफाई किया जाएगा तो सिंप्लीफाइड जो नंबर हमारे पास आएगा वो 15:1 ही है। इसीलिए जो प्रोपोर्शनल नंबर्स हैं उनके जितने भी सेट में नंबर्स मौजूद हैं उनके दरमियान इक्वल रेशो जो है वो मौजूद रहेगा, राइट। तो ये जो हमारे पास दो सेट जो स्टार्टिंग में हमने देखे थे, इसमें 15:1 क्या रेशो मौजूद है, 15:1। ठीक है जी। इस नंबर में हमारे पास कितना था इस वाले में? ये 2 टाइम्स है सर ये 2 होगा इसमें। सर 2 टाइम्स बन रहा है 2 ट्वेल्व। टाइम्स। ठीक है जी। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये 2:1 का रेशो जो है इसमें एग्जिस्ट करता है। इसलिए अगर हम इस तरफ जो है अगर 100th वैल्यू पे भी अगर हम चले जाएं और हम कहें कि यहाँ पर 101 है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर फिर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 202, क्योंकि इसमें 2:1 का रेशो जो है वो एग्जिस्ट करता है। इसी तरह से इस सेट में हमारे पास जो 5 से होगा था, और सेट बी की वैल्यूज 5 टाइम्स हैं सेट ए से, वहाँ पे हमारे पास 1:5 का रेशो एग्जिस्ट करता है। ठीक है जी। अब आइए जी प्रोपोर्शन पे। प्रोपोर्शन इज द एक्सप्रेशन ऑफ द इक्वलिटी ऑफ टू रेशोज। यहाँ पे हमने बात की कि रेशोज मौजूद हैं, ये रेशोज इक्वल हैं, तमाम के तमाम नंबर्स में इक्वली मौजूद है। ठीक जी। और यहाँ जब हमने कहा था कि यहाँ मौजूद नहीं है, यहाँ पर रेशो तो एग्जिस्ट करता है, इसके दरमियान एक रेशो एग्जिस्ट करता है, लेकिन ये इसके इक्वल नहीं है, इसलिए ये प्रोपोर्शनल नहीं है, राइट। तो प्रोपोर्शन अब हम बाय डेफिनेशन क्या कह सकते हैं कि प्रोपोर्शन इज द एक्सप्रेशन ऑफ द इक्वलिटी ऑफ टू रेशोज। टू रेशोज अगर इक्वल होंगे तो उसे हम कहते हैं प्रोपोर्शन। ये प्रोपोर्शन कितने तरीकों से लिखा जा सकता है? एक प्रोपोर्शन तो ये है कि A:B इज इक्वल टू C:B, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 6:3 इज इक्वल टू 10:5 इज इक्वल टू 14:7। इक्वलिटी की बात है, राइट। तो अगर हम इसको A कहें, ये B है, ये C है, ये D है, तो इनकी इक्वलिटी बताने का जो सिस्टम है उसको हम कहते हैं प्रोपोर्शन। इसको लिखने के 3 तरीके हैं। A:B इज इक्वल टू C:D। दूसरा तरीका क्या है? A:B इज C:D। A:B बिल्कुल इसी तरह है जैसा कि C:D है, राइट। और थर्ड हमारे पास इस रेशो को बताने का तरीका इस फॉर्म में A/B इज इक्वल टू C/D, राइट। लेकिन जब हम रेशो की बात करते हैं तो इसको डिवाइड बाय नहीं पढ़ते, इसको इस टू पढ़ते हैं, A:B। अगर इस फॉर्म में भी लिखा हुआ हो और ये रेशो की बात होगी तो हम ये कहेंगे कि ये A:B इज इक्वल टू C:D। ठीक, ये सिर्फ लिखने की यहाँ पे 3 तरीके बताए हुए। जो कहा इसको जाएगा, जो बोला जाएगा वो इस टू। अच्छा जी। तो फर्स्ट स्लाइड में जो हमने डिजिट्स देखे थे ड्रग के, क्वांटिटी ऑफ ड्रग के और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन के, तो अब हम ये कह सकते हैं कि 15:1 A:B 15:1 is equal to 30:2 C:D। A:B is equal to C:D, right?
इसी वजह से चूंकि इसमें प्रोपोर्शन एग्जिस्ट करता है, इसलिए अब ये नंबर ऑफ सेट जितनी भी इन्फिनिटी तक जाएं, वहाँ किसी भी गिवन सेट के लिए हम दूसरे सेट के नंबर को मालूम कर सकते हैं, क्योंकि इनके दरमियान जो रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है वो रिलेशनशिप हमें मालूम हो गया। ठीक जी, राइट। अब 1:2 बिल्कुल इसी तरह है जैसे 2:4 है, या 4:8 है, या 8:16 है, राइट। क्योंकि जो सेट बी का जो नंबर है वो ट्वाइस है सेट 1 से। अब यहाँ जो हमने ये बात की थी कि अगर इसमें हम फर्दर कई स्टेप्स तक आगे चले जाएं, किसी भी स्टेप तक अगर हम चले जाएं, किसी भी नंबर तक हम चले जाएं, तो किसी भी एक गिवन सेट के अगेंस्ट में दूसरे सेट के नंबर को मालूम कर सकते हैं। ठीक है, ये मालूम करना जब हम रेशो की फॉर्म में कहते हैं, तो अगर दो प्रोपोर्शन, एक प्रोपोर्शन को अगर हम इस तरह से लिखें, जैसे कि हमारे पास लिखने का ये वाला तरीका है, राइट। अब अगर इसमें से इसको हम इस तरह इसलिए लिखते हैं कि एक पोर्शन हमारे पास ये है प्रोपोर्शन, एक हमारे पास ये प्रोपोर्शन, राइट। इस प्रोपोर्शन की ये जो दो वैल्यूज हैं ये कहलाती हैं मीन्स, और ये जो दो वैल्यूज हैं ये कहलाती हैं एक्सट्रीमिटीज, राइट। अब अगर इन चार वैल्यूज में से हमारे पास कोई एक वैल्यू नहीं है मौजूद, तो हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर ये हमारे पास एक्स है, राइट। यानी कि एक प्रोपोर्शन तो हमारे पास है कि 1:2, अगर 1 ml में 2 मिलीग्राम ड्रग है तो 2 ml में कितनी मौजूद होगी, ये हमारे पास यहाँ पे अननोन जो है वो क्वांटिटी, ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जो हमने बात यहाँ पर की थी प्रीवियसली रेशोस को लिखने के तरीके की, ये वाली, इसी इक्वेशन को, ये यहाँ तक की ये बात समझ में आई है ना आपको? A:B is AS, C:D, ये बात क्लियर है सबको यहाँ तक? किसी की कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? यस सर, क्लियर है। ओके, तो आप इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए हम एक अननोन नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं। इफ A:B is equal to C:D, और अगर हमें A मालूम करना हो तो A को हम बाहर रख देंगे, B और C आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई होकर D से डिवाइड हो जाएगा। A को बाहर रख देंगे, B और C आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट, और D भी क्रॉस मल्टीप्लाई होकर और दोबारा C और B की जो प्रोडक्ट है उसको जाके डिवाइड कर देगा। अगर हमें B मालूम करना हो इसमें से अगर हमें B मालूम करना हो तो B को हम बाहर रख देंगे, A और D आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और C से डिवाइड हो जाएगा। इस तरह हमें B की वैल्यू जो पता चल जाएगा, अगर ये हमारे पास यहाँ पर नहीं है। इसी तरह से C की मालूम करनी हो तो A और D मल्टीप्लाई होके B से डिवाइड हो जाएंगे। D का पता करना हो तो D की वैल्यू बाहर आ जाएगी, B और C मल्टीप्लाई होके A से डिवाइड। जैसे कि अब हमारे पास एक एग्जाम्पल है, if 3 tablets contain 975 milligrams of aspirin, इसका मतलब ये हुआ कि ये 3:975 का रेशियो है। If 3 tablet contains 975 milligrams of aspirin, how many milligrams should be contained in 12 tablets, right? तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 3:975 है, तो 12 कितना होगा? ठीक है जी, ये बात हमारे पास बिल्कुल इसी तरह की हो गई कि A:B, then C: how much? ठीक है जी, तो अब हमने क्या किया कि A:B यानी कि 3:975 मिलीग्राम, then 12 is how much? 12 how much? यहाँ पे हमने x रखा।
या अगर हम इसको ए बी सी डी सपोज कर लें तो इस डी को जो है वो बाहर निकाल दिया, बी और सी आपस में मल्टीप्लाई होके और 3 से डिवाइड होंगे। हमारे पास आंसर आ गया 3000 3000 3900 मिलीग्राम इसका आंसर आ गया हमारे पास। ठीक है, तो क्लियर है ये बात? जी सर क्लियर है सर। सर अगर इसमें सर मिलीग्राम से हमें चेंज करना तो कर सकते हैं? हाँ देखिए, बेसिक कंसेप्ट यही है। अब इसमें कुछ भी हमने करना हो, मिसाल के तौर पे ये आ गया, यहाँ पे हमारे पास क्या था कि 3 टेबलेट में 975 मिलीग्राम है, 12 टेबलेट में कितना मिलीग्राम आएगा। यहाँ हमारे पास क्वेश्चन है कि 3 टेबलेट में 975 मिलीग्राम है एस्पिरिन, 3 टेबलेट में 975 है, 3900 मिलीग्राम कितनी टेबलेट के लिए चाहिए होगा? ये हो गया हमारे पास 3:975, ठीक जी। और यहाँ अब कितनी टेबलेट होंगी जिसमें कि 3900 मिलीग्राम हमारा एस्पिरिन आएगा? 12 ही होंगे सर। जो भी आएगा ऐसे आप करके देख लो, 12 आएगा। यहाँ पे हमने मालूम करना था डी, ये डी मालूम करना था। यहाँ पे हमने जो है वो मालूम करना है बी, बी मालूम किया, ठीक है। बी को जो है वो हमने रखा 12, 3900 मल्टीप्लाई हो गया 3 से और डिवाइड हो गया 975 से, 12 डिवाइड। सर अस्सलाम वालेकुम। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी सर अगर इसी तरह के सवाल आप एग्जाम्स में मतलब मिसाल दे रहे हैं तो हम लोग सर एज अ फार्मूला A/B इज इक्वल्स टू C/D इस तरह हम फार्मूले में यूज कर सकते हैं वहाँ पर आंसर में या नहीं? जी, आप को जो तीनों तरीके बताएं उन तीनों में से किसी भी तरह से आप लिख सकती हैं। आप उसको एक्स करके भी लिख सकते हैं। चारों चीज़ों में से जो भी आप करेंगे वो एक्सेप्टेबल है। ठीक है सर, थैंक यू। तो अब similarly 12 tablets contain 3900 milligrams of aspirin. How many milligrams should 3 tablet contain? आ गया जी 12:3900 जी। हाउ मेनी मिलीग्राम शुड 3 टेबलेट contain? 9/7। सर इसमें सी मालूम करना है ना सर? इसमें सी मालूम करना है। आएगा 3 टेबलेट डी, डी डी आएगा, डी सही। डी मालूम। कैलकुलेट ये कितना आएगा? 975 मिलीग्राम। 975 ओके सर, ये आ गया हमारे पास 975 मिलीग्राम। इसी तरह से यही क्वेश्चन 12 tablets contain 3900 milligram aspirin. How many tablets should contain 975 milligrams? बी मालूम करना है सर। सी मालूम करो, सी मालूम करो। तो हो जाएगा 12 ए हो जाएगा, 3900 हो गया बी, ठीक। 12 टेबलेट है, हाउ मेनी टेबलेट्स, ये हो गया सी या एक्स 975 316 कितना 316 नहीं। अगर 12 टेबलेट में 3900 है तो 975 मिलीग्राम तो ऑब्वियसली
12 टेबलेट से कम ही 3 टेबलेट टेबलेट होगा, आएंगी। तो 3 3 आएंगे टेबलेट 3 आएंगे ना सर। 3 टेबलेट्स है, या 3 टेबलेट्स। तो मुझे लगा आपने शायद 300 कुछ कहा। ओके, ऑलराइट। तो इस सेशन में हमारे पास रह गया है 1 मिनट। फॉरन से हम करते हैं अटेंडेंस मार्क।